इसलिए आपको ये समझना सबसे पहले जरूरी है कि टैक्स क्या होता है। ये मत बोलो, पहले ये समझो कि टैक्स की दो वैरायटी होती है। एक डायरेक्ट, जो मेरे ख्याल से अभी आप लोग पढ़ने के लिए आए हुए हो, और एक इनडायरेक्ट, जो शायद आप थोड़े दिन बाद, क्या महीने भर बाद पढ़ने, पूजा के बाद पढ़ना चालू कर चुके रहोगे। ठीक, जब मैं डायरेक्ट की बात करता हूं तो मैं बात कर रहा हूं इस बंदे की, या फिर रिलायंस की, या फिर पीडब्ल्यूसी की। ठीक, और जब मैं इनडायरेक्ट की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं पेप्सी की। तब मैं बात कर रहा हूं ये जो आप लोग लगा के आए सुबह सुबह, उसकी। नहीं सर, ये नहीं लगाए, कोई बात नहीं, ये तो लगाए हो गए हैं? लगाए हो कि नहीं? सब लगाया होगा यार कोई छोड़ा नहीं होगा, और जो नहीं भी लगाएगा कोई इशू नहीं। What is the distinction you find in two way when I say a individual, Mr. Ram? When I say he is a Ram, when I say Reliance, everybody knows is a Reliance is a company, and when I say PwC and EY, PwC, तो मैं कहता हूँ एक पार्टनरशिप फर्म है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की पार्टनरशिप फर्म है। What is the distinctions you find when I say tax is a direct tax and indirect tax? डायरेक्ट टैक्स के नीचे मैंने कुछ लोगों को लिखा है, पर इनडायरेक्ट टैक्स के नीचे मैंने किसी लोगों को नहीं लिखा है, बल्कि मैंने पेप्सी की बोतल बनाई है, डब साबुन बनाया है, पॉन्ड्स क्रीम बनाया है, सेविंग क्रीम हो, व्हाटएवर, जो सुबह सुबह उठ के आप कुरकुरे भी खाए होंगे, खाए होंगे ना, खाइए बोलते हैं, हाँ खा के आइए, बाप रे बाप, सुबह सुबह कुरकुरे, चलो बिस्किट तो खाया होगा, गुड डे, ठीक है, एकदम सुबह उठ के व्हाट्सएप तो किया होगा गुड मॉर्निंग, या फिर सीधा फोन किया होगा गुड मॉर्निंग डैश डैश डैश, किया होगा, सामने वाले ने भी कहा बेस्ट ऑफ लक फॉर द न्यू क्लास। ये सारी चीजें करके आए हो, पर पता है ये सारी चीजें जो तुम कर रहे हो सबके ऊपर टैक्स लग रहा है, पर तुमने कभी रियलाइज नहीं किया कि आप एक फोन कॉल करते हो उस पर भी आप गवर्नमेंट को 14.5% का करीब टैक्स देते हुए चल रहे हो। कुरकुरे खा के आ रहे हो उस पर 12% का टैक्स लग रहा है, चॉकलेट भी खाए हो 12% का टैक्स लग रहा है। हर चीजों पे टैक्स है, पर कोई उपाय नहीं है, और कोई हमें पता भी नहीं है ना कि टैक्स है, तो हम दंगा भी नहीं करते। पर वहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लेके आती है, सुनो भाई साहब, कल से हर इंसान 1 रुपया भी अगर कमाएगा तो टैक्स लग जाएगा। देखो कल से कितनी रैलियां निकल जाती है, कल से पूरा दंगा हो जाता है, राहुल गांधी पूरा देश में घूमना चालू करेगा पप्पू की तरह, मोदी देश विरोधी है, होगा ना? क्यों होगा? क्योंकि डायरेक्ट टैक्स दिखता है, इनडायरेक्ट टैक्स दिखता नहीं है। जो दिखता है वो बिकता है, जो नहीं दिखता है उसके बारे में हम क्या बात करें। अग्रीड है ना? ये प्रोपोर्शन है। अगर आपसे कोई पूछे बहुत प्यार से व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, आप कहोगे टैक्स तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मींस इट इज डायरेक्टली ऑन पर्सन। किसके ऊपर? पर्सन के ऊपर, चाहे वो पीडब्ल्यूसी हो, रिलायंस हो, या फिर मिस्टर राम हो। जब मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूंगा तो आप बोलोगे द इनडायरेक्ट टैक्स विल बी ऑन ए प्रोडक्ट, ऑन गुड्स, ऑन सर्विसेज, चाहे वो पेप्सी बनाओ या डब साबुन बनाओ या पॉन्ड्स क्रीम बनाओ या सेविंग क्रीम बनाओ या कुछ भी बनाओ। तो आईडीटी एक अलग कॉन्सेप्ट है और डीटी एक अलग कॉन्सेप्ट है। तब लॉजिक होता है टैक्स क्या होता है? कुछ नहीं, ये एक तरीके का क्या है, कंपल्सरी। कंपल्सरी का मतलब क्या होता है भाई साहब? बैठे 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 दीते ही হবে, चलবে ना, ठीक। जैसे पूजा आ गई, पूजा हर पाड़ा में पूजा हो रही होगी, और पाड़ा में जब पूजा हो रही है 3-4 लोग गुंडे मवाली स्टाइल में आएंगे, ये भी गया होगा? नहीं नहीं, अच्छा ठीक ठीक, आएंगे, चंदा काटेंगे 1000,
1500 देना तो पड़ेगा ही, नहीं दो तो मार खाओ, दो में से एक ही होता है, या तो दो या मार खाओ, पूजा है ना भाई। तो वो भी तो एक तरीके का कंपलसरी है, वो टैक्स है कि नहीं? क्यों नहीं? वेरी गुड, कंपलसरी एग्जीगेशन, निकालना, ठीक है ना, मेड अंडर एन एक्ट। गुंडा मवाली तो एक्ट में नहीं आता है ना, एक्ट में तो क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स, गवर्न बाय होम, सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए, तो कोई भी चीज जो कंपलसरी आपको देनी पड़ रही है, और वो भी किसके अंडर में, एक एक्ट के अंडर में, उसे हम क्या कहते हैं, टैक्स। जैसे अपने एक लॉजिक है, जैसे उत्तर प्रदेश में चलते हैं, कई शुगर मिल होती है, आपने सुना होगा यूपी इज द शुगर मिल का बेल्ट। वो लोग जब शुगर कैन को ग्रो करती है और शुगर कैन की कटाई करने का जब शुगर मिल में ट्रांसफर करती है, तो वहां की म्यूनिसिपलिटी, वहां की जो म्यूनिसिपलिटी है, वहां की म्यूनिसिपलिटी एक टैक्स लेती है, सहकारी चीनी समिति टैक्स, सहकारी टैक्स बोलते हैं, देना पड़ेगा म्यूनिसिपलिटी को। कटाई करके शुगर में ट्रांसफर करने के पहले आपको पर क्विंटल के हिसाब से 10 रुपया 20 रुपया टैक्स देना पड़ेगा, म्यूनिसिपलिटी को देना पड़ेगा। क्या ये भी टैक्स है? वो बोल रहे हैं टैक्स है, क्या तुम्हारी भाषा में टैक्स है? क्यों नहीं है? क्या म्यूनिसिपलिटी गवर्नमेंट के दायरे में नहीं आती? म्यूनिसिपलिटी जो टैक्स ले वो तो अंडर एन एक्ट ले रही है, म्यूनिसिपलिटी से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ना। तो ये जो म्यूनिसिपलिटी को जो तुम टैक्स दे रहे हो, प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हो, स्टेट टैक्स दे रहे हो, तुम्हारा म्यूटेशन टैक्स दे रहे हो, सीवरेज टैक्स दे रहे हो, वाटर टैक्स दे रहे हो, ये भी तो टैक्स है, क्योंकि आप एक एक्ट के दायरे में दे रहे हो। तो जो भी एक्ट के दायरे में कुछ भी दो वो टैक्स है, और एक्ट के दायरे से हटके कुछ भी दो, दैट कैन नॉट बी टर्म्ड एज टैक्स। ओके, तो रिमेंबर द वर्ड, इन द नेक्स्ट टाइम यू आर नॉट गोइंग टू सपोज टू से this amount is collected by the government for the development of infrastructure. Definitely I agree with you, ये पैसे आप इसलिए गवर्नमेंट को दे रहे हो क्योंकि गवर्नमेंट आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सके, दिस इज अ पार्ट ऑफ द थिंग्स, बट द इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट डिपेंडेंट। कुछ दोगे तो कुछ मिलेगा, इसकी बात सही है। जब गवर्नमेंट आपसे टैक्स मांगती है तो आप देते नहीं हो, और फिर गवर्नमेंट बोलते देखो रास्ता खराब है, लाइट जल नहीं रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ नहीं रही है, पानी आ नहीं रहा है, टैक्स देते वक्त तो आपका कुछ भी नहीं दिया जाता है, और लेने के समय आप सब कुछ उम्मीद करते हो। इसलिए प्रॉपर्ली टैक्स दो और प्रॉपर्ली सारी सहूलियत को क्या करो, एंजॉय करो, डेफिनेटली। तो आप नोटबुक खोल लीजिए, आपका काम चालू हो गया, अब नॉन स्टॉप लिखते रहिए। आने वाली 7 क्लास खाली लिखना है, नो मटेरियल, नथिंग, ओनली इन द नेक्स्ट 7 क्लास यू केम टू नो व्हाट इज टैक्स। समझे? बहुत होता है 15 घंटे, 7 क्लास मतलब 15 घंटे के करीब की क्लास होती है, और आपको इस 15 घंटे में खाली ये सिखाऊंगा टैक्स क्या होता है। उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक? वो अपने आप कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे मुझे बोलने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो चेन में ही चला जाएगा, ठीक है? बस 2 बातें देखिए। नंबर 1, इनकम टैक्स में लिखो, एक सेकंड बेटा रुक जाओ, 2 बातें बोल लो, क्योंकि कल नहीं तो परसों फिर व्हाट्सएप में कुछ उल्टा पुल्टा मैसेज आएगा, ठीक है? और व्हाट्सएप का जो ग्रुप बना है, ऐसे 3 ग्रुप है, आपको एक ग्रुप में डाला गया है। आप प्लीज, किसको बंगाली आती है किसको बंगाली नहीं आती है, ये सब बातें ना करके आप काम की बातें करें। और काम की बातें करने का मतलब है आप रात को 2 बजे भी अगर मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा, रिलेटेड विद सब्जेक्ट, आई विल। कोई भी मुझसे बात होगी, मुझसे डायरेक्टली करोगे, डायरेक्टली नहीं कर सकते, व्हाट्सएप में करो, क्योंकि व्हाट्सएप में मैंने किसी का नाम रिकॉर्ड नहीं करके रखा है। व्हाट्सएप में मैंने ग्रुप बनाया, तो तुम मुझे क्वेश्चन भी पूछोगे तो मुझे पता नहीं है किसने पूछा है, फोटो भी नहीं है तुम्हारी, तो यू कैन फ्रीली आस्क एनी क्वेश्चन वट एवर यू वांट। नंबर 1। नंबर 2, दिस इज द सब्जेक्ट जहां पे ना तो सीए होता है, ना सीएस होता है, ना सीएमए होता है। आज तुम्हें एक उल्टी चीज सिखा देता हूं, अभी तक आपके मन की चीजों को उल्टा सीखो, क्योंकि आपके मन में कुछ और है, होता रियल लाइफ में कुछ और है। जो लोग सीए करते हैं, आईपीसीसी करते हैं, थोड़े एक्स्ट्रा होशियार मानते हैं अपने आप को, मानते हैं? तो उन होशियार के लिए यह बात बता देता हूं कि पूरे के पूरे डायरेक्ट टैक्स में जो सबसे कम सिलेबस है वो आईपीसीसी में ही है। सबसे छोटा सिलेबस जो है वो आईपीसीसी में, और सबसे बड़ा सिलेबस आईपीसीसी से डबल जो सिलेबस है वो सीएमए में है, ठीक? और सीएस में इन दोनों के बीच है। इवन आप तुम सोचो आईपीसीसी से ज्यादा सिलेबस सीएस में है, ये सोचने वाली है। आईपीसीसी का सब्जेक्ट टॉपिक जहां खत्म होगा
उसके बाद 15 क्लासेस होंगी, अलग से वो सीएमए की क्लासेस होंगी, दैट इज रिलेटेड विद इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस एंड ऑल दोस हाई प्रोफाइल टॉपिक्स। ठीक है। दूसरी बात, अगर सीए को अपना आईना देखना है, इफ यू वांट टू नो व्हाट इज रियल टैक्स, तो डू ओनली वन थिंग, whenever a topic is going to be complete, you take or borrow any material from CMA institute. इंस्टीट्यूट का मटेरियल उनका होता है, उनको बोलो भाई देंगे, सब दोस्त हैं, आप उनको बोलना एक दिन के लिए मुझे सीएमए का मटेरियल दे दो, और उसके उस टॉपिक को तुम सीएमए के मटेरियल से सॉल्व करना चालू करो। 1 2 3 4 5वें तक तो दांत टूट चुके रहेंगे, तुमको मटेरियल का सम सॉल्व नहीं होगा। ठीक। और सीए वालों और उसके बाद या तो आप पहले सीए वाला कर लो, सीए वाला हार्डली करने में 20 से 25 मिनट लगेंगे आपको पूरी मटेरियल सॉल्व करने में एक टॉपिक को, पर सीएमए का मटेरियल के लिए आपको शायद 2 2 3 3 दिन लग जाए, फिर भी वो सॉल्व नहीं होगा। इसलिए आपकी पढ़ाई उस लेवल में होनी चाहिए कि सीएमए का मटेरियल सॉल्व हो जाए। अगर सीएमए का मटेरियल सॉल्व हो गया तो यू नो द टैक्स, आपको टैक्स आता है। और अगर सीएमए का मटेरियल सॉल्व नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए आपको टैक्स आता है, पर ऊपर खाली TAX आता है, उसके भीतर क्या है वो कुछ भी नहीं आता है। तो आज के बाद सीए वाला लोग ये बोलना छोड़ दे कि हम सबसे सुपीरियर हैं। 2 सब्जेक्ट में आप सुपीरियर नहीं हो सीएमए के इंस्टीट्यूट के बराबर, एक है इनकम टैक्स और दूसरा है कॉस्टिंग, क्योंकि उनका ये 2 सब्जेक्ट बहुत हेवी होता है। आप लोग बहुत सुपीरियर अकाउंट्स में। ठीक है। और तीसरा सब्जेक्ट, अगर आपको अपना वो कहते हैं ना, क्या आप नंबर ला ला के परेशान हो गए, 90-95% ला ला के परेशान हो गए, आपको कुछ एक्स्ट्रा ट्राई करना है तो सीएमए का लॉ ट्राई करो। सीएमए का लॉ इज अ डेडली लॉ। हम लोग जो सीएमए पढ़ते हैं, मैं तो सीए हूं तो मैं बता रहा हूं, मैं सीए पढ़ता हूं, सीए का जो लॉ हम पढ़ते हैं उस लॉ को उन्होंने पूरे के पूरे लॉ को केस स्टडी में कन्वर्ट कर दिया है। हम जो पढ़ते हैं वो डायरेक्ट पढ़ते हैं, व्हाट इज कंपनी, व्हाट इज दिस, है ना तेना। जब सीएमए का लॉ तुम पढ़ोगे तो डायरेक्ट तो दूर दूर तक तुम्हें नहीं दिखेगा, केवल सारे के सारे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस दिखेंगे। तो दैट इज ऑल्सो ए वेरी डेडली वन पेपर। तो प्रॉब्लम कहां होती है, हमारे सोसाइटी के क्रीम लेयर जो होती है ना, क्रीम लेयर जिसको हम कहते हैं, वो सब सीएमए चली जाती है। ठीक। उसके बाद एक लेयर बचती है थोड़ी सी मीडियोकर लेयर, बुरा मत मानिएगा जो सीएमए कर रहे हैं, मैं तो बहुत बड़ा फैन हुआ है। और जो मीडियोकर लेयर है वो चली जाती है थोड़ा सीएस में, और फिर बचे कुछ लोग जो सोचते हैं ना, जो आते हैं गांव से या कहीं से, वो सोचते हैं यार बचा नहीं है, चलो सीएमए करते हैं। ये सोच के सीएमए करते हैं, सबसे इजी डिग्री है। मैं तुम्हें बता देता हूं, तीनों डिग्री में सबसे टफ डिग्री सीएमए, जिसका रिजल्ट आज तक 1% भी क्रॉस नहीं किया है। ठीक है। 0.7, 0.6, 0.4, 0 पॉइंट में उनका रिजल्ट होता है, पॉइंट 1% भी आज तक क्रॉस नहीं किया लास्ट 10 सालों में। सीएमए फिर भी 8, 10, 12, 15, 16, 18, 22% तक आईपीसीसी का रिजल्ट हुआ है। समझ में आया? तो थोड़ा सा अपने आप, तो ये सब्जेक्ट में ना तो कोई सीए है, ना कोई सीएस है, ना कोई सीएमए है, एक ही चीज है यहाँ पे, क्या है? टैक्स। बस मेरे लिए तुम लोग तीनों ही बराबर हो, कोई मतलब नहीं है। आपका जब टॉपिक चालू होगा तब आईपीसीसी खत्म होगा। आई होप आईपीसीसी विल फिनिश इन द मंथ ऑफ जनवरी, and then your idea second part, that international transaction will start in the month of February. ठीक है, डन। पहले इसको कॉपी कर लो, फिर हम टैक्स स्टार्ट करें। आओ बेटा। कहीं घूम रहे थे क्या? आ जाओ। तो let's start. The topic tax is nothing, it's a compulsory education made under an act
एक्ट का मतलब याद रखिएगा, दैट मस्ट बी सबऑर्डिनेटेड, मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, not by any other things. So there are two segregation of taxation. One is called direct taxation. Second one is called indirect taxation. Direct taxation is basically on persons, and indirect taxation basically on product wise, on a service wise. So when I say indirect tax, when I say direct tax, that means on person. और वो किसके ऊपर बेटा? That tax is on what? Income. ठीक है. और जब मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करता हूं तो इनडायरेक्ट टैक्स की मतलब होता है ऑन प्रोडक्ट या फिर ऑन सर्विसेज. ठीक. आइए अब पहले जो बड़ा टैक्स है उसके बारे में जान लो. जैसे सबसे बड़ा टैक्स हमारे इंडिया में इनडायरेक्ट है, पर लोग सबसे ज्यादा तकलीफ में होते हैं डायरेक्ट टैक्स में. क्यों? बार बार कह रहा हूं, क्यों तकलीफ में हो आप? क्योंकि आपको दिखता है आंखों देखा हाल. जो चीजें दिखती है तब तकलीफ होती है, जो चीजें नहीं दिखती है वो तकलीफ क्या होती है? दोस्त दिखते हैं तो तकलीफ होती है, दुश्मन दिखते नहीं है तो ज्यादा तकलीफ माथा लगाते नहीं हम लोग. ये आपका दुश्मन है. इनडायरेक्ट टैक्स कोई छोटा मोटा नहीं है, इसमें 5 कैटेगरी इन्होंने कन्वर्ट की है. होपफुली अगले साल से 5 नहीं रहेंगे अगर जीएसटी आ गया तो. आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई जीएसटी, और जीएसटी आने से क्या क्या आप में परिवर्तन आएगा वो आप जान लो. आपकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी. ये तो कंफर्म है, आप जब फाइनल में रहोगे तो आपको इतना कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको केवल पढ़ना पड़ेगा जीएसटी फाइनल में. इंटर में तो बेटा यही पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है. अगर राहुल गांधी ने ज्यादा अपोजिशन नहीं किया तो शायद हम लोग सुधर जाएंगे. देखिए, इंडिया का जो सबसे पहला एक्ट है वो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट तो बाद में आया था. उस एक्ट का नाम है सेंट्रल एक्साइज एक्ट. यह आ गया था बेटा 1944 में, 1944, देश की आजादी के पहले. ठीक है. फिर उसके बाद जो आया वो आया सेंट्रल सेल्स टैक्स. सुना है ना बेटा? ये तो ये आ गया था 1956 में, आजादी के बाद, पर कंपनी लॉ के आने के पहले. फिर आया आपका सेंट्रल कस्टम एक्ट. यह आया आपके 1962 में. फिर आपका आया सर्विस टैक्स, पर टैक्स के आगे एक्ट नहीं है. सबसे बड़ी बात है, ध्यान से देखो बोर्ड को. सर्विस टैक्स है पर एक्ट नहीं है, क्योंकि सर्विस टैक्स सबसे बड़ा टैक्स है, पर दैट इज नॉट एन एक्ट. ये जो सर्विस टैक्स है ना बेटा, ये सेंट्रल एक्साइज के अंडर कंट्रोल किया जाता है. माने ये बाबूजी हैं, ये सौतेला बेटा है. क्यों सौतेला बेटा है? क्योंकि ये जो सर्विस टैक्स जब आया 1994 में ही आया. मनमोहन सिंह जी का नाम सुने हो ना, वो लेके आए थे जब वो फिनांस मिनिस्टर बने थे. उन्होंने भविष्य को देख लिया था कि आगे का जमाना प्रोडक्ट का नहीं है, सर्विस का है. तो उन्होंने इसको सर्विस टैक्स को 1994 में इंट्रोड्यूस किया. 3 सर्विसेज के साथ इंट्रोड्यूस किया कि हम इन 3 सर्विसेज पर टैक्स लेंगे. बहुत अच्छी बात है, लीजिए सर. लेटर पार्ट में बोलने को तो पार्लियामेंट में बोल के निकल गए और उसके बाद निकल गए. अब ये जो सर्विस टैक्स का छोटा सा बच्चा था 3 महीने का, ना उसका कोई नामकरण तो हुआ नहीं था. ठीक, रास्ते में खड़ा होकर रो रहा था. अचानक वहां से एक बस गई. इसकी बस सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 की बस जा रही थी. उसने देखा एक बच्चा रो रहा है. उसने इस बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बोला नाम तो पता नहीं, खाली इतना पता है सर्विस टैक्स हूं मैं. बोला अच्छा, तो बाबूजी का नाम? बोला नहीं पता. माताजी का नाम? बोला नहीं पता. बच्चा रोने लग गया. तो एक्साइज एक्ट को बड़ा, वो क्या कहते हैं ना, माया आ गई, दया आ गई. उसने उसे अपने बस में बैठा लिया और अपने घर में ले गया. हाँ, अब वहां पे जब घर में लेके गए, छोटे से बड़ा घर था, सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 बड़ा घर था. सब बड़े खुश हुए, छोटा बच्चा है, सब खिलाने लग गए. धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लग गया. अब जब बच्चा बड़ा होता है
तो उसे जींस की भी जरूरत होती है, टी शर्ट की भी जरूरत होती है, मोबाइल की भी जरूरत होती है, ठीक है, कई चीजों की जरूरत होने लग गई। तब सेंट्रल एक्साइज एक्ट ने कहा कि बेटा अब तुम्हें अलग से एक रूम की भी जरूरत होगी, तुम एक रूम ले लो। उसी बिल्डिंग में उसको एक रूम दे दिया गया। ठीक, इस लाइन का मतलब सर्विस टैक्स का कोई अलग से कोई डिपार्टमेंट नहीं है, वो आज भी एक्साइज डिपार्टमेंट के अंडर में ही काम करता है। उसकी बिल्डिंग जो उसका डिपार्टमेंट वो एक्साइज एक्ट में ही है। सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वो एक्साइज के फॉलो करता है। ठीक, जब बच्चा बड़ा हो गया, सब उसे कई सारी रिक्वायरमेंट हो गई, तो गवर्नमेंट ने उसको क्या किया, चेंज किया। और 2011 एंड 2012 में सर्विस टैक्स को पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया। तो अभी जो आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे कौन सा, 2011 एंड 2012 के सर्विस टैक्स के रूल को आप पढ़ोगे। पर अगर आपसे कोई पूछे सर्विस टैक्स इज एन एक्ट, आप कहेंगे नहीं भाई साहब, सर्विस टैक्स इज a रूल विच इज गवर्न्ड अंडर सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। यानी कि ये किसके अंडर दायरे में आके रखा है, एक्साइज में। आएंगे आईडीटी में जब पढ़ोगे तो बताऊंगा। और लास्ट, बहुत जोर जोर से सुना होगा आपने, वैट सुना है बेटा, वैल्यू एडेड टैक्स। ये जानते हो कब आया, ये 17 जनवरी 2005 को इंट्रोड्यूस किया गया और पूरे इंडिया में 1 अप्रैल 2005 तक एप्लीकेबल हो चुका था। अब जल्दी से मुझे कोई बताए, कोई भी बता सकता है कि एक्साइज एक्ट क्या होता है? वेरी गुड बेटा। सेंट्रल एक्साइज एक्ट को अगर आपसे एक लाइन में कोई पूछे तो आप बोलेंगे ये एक्साइज एक ड्यूटी है ऑन मैन्युफैक्चरिंग। किसके ऊपर? कोई भी चीज आप बनाओ उसके ऊपर आपको जो ड्यूटी देनी पड़ती है वो देनी पड़ती है किसके ऊपर? एक्साइज ड्यूटी। बनाना, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब समझते हो? एनीबॉडी हैव एनी आइडिया अबाउट मैन्युफैक्चरिंग? प्रोडक्शन। अरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ठीक है, एग्जैक्टली मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? यस, आप एक इनपुट को लेके आओगे और आउटपुट बनाओगे। याद रखना केवल एक बात, जिंदगी में गांठ बांध लो, इनपुट और आउटपुट जो होगा वो मैन्युफैक्चरिंग तभी होगा और एक्साइज ड्यूटी तभी आएगी अगर चेंज इन द नेम, चेंज इन द यूज और चेंज इन द कैरेक्टर होगा। यानी कि इनपुट और आउटपुट का डिस्टिंक्शन हो जाएगा, दोनों चीजें अलग हो जाएंगी। यानी कि इनपुट कुछ और था, आउटपुट कुछ और होगा। लॉजिक लो, यार्न जानते हो? यार्न, सूता। यार्न से क्या बनाते हैं हम? फैब्रिक। जो आप खरीदते हो बेटा वो सूता नहीं खरीदते, आप क्या खरीदते हो? फैब्रिक। बताओ ये मैन्युफैक्चरिंग है क्या? यार्न एक अलग चीज है जिसका नाम भी अलग है और उसका यूज भी अलग है, कैरेक्टर भी अलग है। फैब्रिक का भी नाम अलग है, यूज भी अलग है और कैरेक्टर भी अलग है। अब फैब्रिक से मैं रेडीमेड गारमेंट्स बनाऊंगा, मैन्युफैक्चरिंग है? हाँ सर है, क्योंकि फैब्रिक का नाम अलग है, रेडीमेड गारमेंट्स अलग है, दोनों का यूज अलग है, कैरेक्टर भी अलग है। तो दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और इसी पे एक्साइज ड्यूटी लगेगी। यानी कि जब तक परिवर्तन, हिंदी में याद रखना है तो एक वर्ड याद रखो, परिवर्तन। संसार का नियम है ना, जब तक परिवर्तन नहीं होगा एक्साइज ड्यूटी नहीं आएगी। सेल्स टैक्स, इंटर स्टेट परचेज एंड सेल। इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है बेटा? एक स्टेट से दूसरे स्टेट। इसका कहने का मतलब है अगर मान लीजिए मैं, अभी हम लोग वेस्ट बंगाल में हैं, वेस्ट बंगाल से अगर मैं दिल्ली में गुड्स को भेजूंगा तो क्या लगेगा बेटा? सीएसटी। और अगर वेस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल में बेचूंगा तो है लगेगा, उधर लगेगा। ये देखो, इसे कहते हैं इंट्रा। इंट्रा मतलब अपने घर में खाना खाओ, इंट्रा स्टेट परचेज एंड सेल। यानी कि मैं कहूं वेस्ट बंगाल टू वेस्ट बंगाल, क्या होगा बेटा? वैट लगेगा।
दोनों ही, तुम एक चीज देखो बेटा, दोनों ही परचेज सेल पे ही है, वैट भी और सीएसटी भी। पर सीएसटी और वैट का डिफरेंस क्या है? सीएसटी तब आता है जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट गुड्स ट्रांसफर होता है, और वैट कब आता है? जब सेम स्टेट में ही ट्रांसफर होता है। सेंट्रल कस्टम एक्ट, ये तो पानी है, ये इंपोर्ट एंड बेटा एक्सपोर्ट के ऊपर है। सर्विस टैक्स, ये सर्विस प्रोवाइडेड और टू बी प्रोवाइडेड। दैट्स ऑल। No, beta, no. When you are going to convert the yarn into fabric, you are liable to pay excise duty. Again, when the fabric is converted into ready-made garments, again excise duty liability will be there. But whatever excise duty you paid earlier, you will be claimed as a credit. वो तुमको क्रेडिट के रूप में मिलेगा। जो भी आप पहले दे चुके हो तो उसका आप क्रेडिट ले लेते हो, उसके लिए कोई इशू नहीं है। अब बताओ जो नया एक्ट आ रहा है, ये तो अभी आप 5 पढ़ोगे, अगर जीएसटी आएगा तो क्या होगा? सुन लो, एक्साइज खत्म हो जाएगा, सेल्स टैक्स खत्म हो जाएगा, सर्विस टैक्स खत्म हो जाएगा, वैट खत्म हो जाएगा। अब ये चारों मिला के तो उसका नाम क्या? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये चारों खत्म हो जाएंगे बेटा, खाली रह जाएगा क्या? जीएसटी और कस्टम। बस इतना आराम हो जाएगा ना, बोर्ड में भी कम लिखना पड़ेगा। देखो सर्विस टैक्स में देखो, सर्विस प्रोवाइडेड है क्या? तो मुझे पता है आप लोग होशियार हो, यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट, तो यू नो ऑल द थिंग्स, बट प्रॉपरली जो अगली बार से एक्सप्लेनेशन होगा, बल्कि रिस्ट्रिक्टेड टू दिस वर्ड, जितने वर्ड लिखेंगे उतना एक लाइन में आंसर दोगे। कोई आपसे पूछे ऑन एक्साइज, प्यार से एक्साइज इज ऑन मैन्युफैक्चरिंग, अगले को ये भी बोल देना मैन्युफैक्चरिंग का मतलब देयर मस्ट बी चेंज इन द नेम और यूज और कैरेक्टर। सेंट्रल सेल्स टैक्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एंड फॉर सेंट्रल कस्टम एक्ट दिस इज इन रिस्पेक्ट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ऐसे हमारे देश में एक्सपोर्ट एग्जेम्प्टी होता है बेटा, खाली इंपोर्ट पे ड्यूटी लगती है। और सर्विस टैक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी जो मैं दे रहा हूं क्या दे रहा हूं आपको? सर्विस प्रोवाइडेड। अभी जो दे रहा हूं मैं सर्विस दे रहा हूं, टू बी प्रोवाइडेड भविष्य में दूंगा। जब मैंने आपसे पैसे लिए तो 1 महीना पहले लिए थे, सर्विस टैक्स मैंने उसी समय दे दिया था, मैंने सर्विस नहीं दी थी, मैंने दे दिया था कि उस समय गवर्नमेंट ने कहा टू बी प्रोवाइडेड, जो देने वाले हो उस पर भी अभी दे दो। ठीक है भाई, देना पड़ेगा, उपाय नहीं है। और वैट, इंट्रा स्टेट परचेज एंड सेल। दुख की बात यह है, जो सबसे दुख की बात यह है, सीए में नए सिलेबस माने नए पैटर्न के हिसाब से 5 आ गए 50 नंबर के लिए। ठीक, माने आईपीसीसी में 5 आपको पढ़ने हैं 50 नंबर के लिए। इसकी कुल क्लासेस 40 है। अब बेटा 5 एक्ट है तो 40 क्लास तो लगेगी ना यार, ऑन एन एवरेज। 40 नंबर के लिए 50 क्लास, 40 क्लास 50 नंबर के लिए। सीएमए में जाओगे, ये इनडायरेक्ट पेपर है, ये 100 नंबर का है सीएमए में। ठीक, सीएमए में ये 100 नंबर का है, इनडायरेक्ट टैक्स है। बस वहां पे डिफरेंस क्या है, वहां पे 55 क्लासेस है, 15 क्लासेस बढ़ जाती है। ठीक, चीजें वही हैं, कुछ एक चीजें जैसे कुछ वैल्यूएशन आईपीसीसी में नहीं दिया है, सीएमए में दिया है। ठीक, अब जो आप समझ गए होगा, अब जो डीटी तुम पढ़ोगे वो कितना का पढ़ोगे? 50 का। ठीक, और आईडीटी जो पढ़ोगे 50 का, और सीएमए वाले जो पढ़ेंगे 100 का, और सीएस वाले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, अभी सेग्रीगेशन तो आया नहीं है, 70 और 30 है ऐसे, क्योंकि क्या कहते हैं, वेल टैक्स हट चुका है तो शायद कुछ इधर उधर करे, पर अब 70 और 30। पर एक बात और जान लो, सीएस वाले एक्साइज नहीं पढ़ेंगे, लॉटरी लगी हुई है आपकी, कस्टम भी आप नहीं पढ़ेंगे, सुपर, आप खाली पढ़ेंगे खाली सर्विस टैक्स एंड वैट। बहुत कुछ होशियार बच्चे होते हैं, सर हमको कुछ और सीखना है, तो वो सीएसटी भी पढ़ लेते हैं, रिलेटेड विद वैट है इसलिए। बाकी ये जो 2 बड़े एक्ट हैं आप लोगों के सिलेबस में नहीं। जल हो गया ना एकदम, जल मतलब हो पानी, पानी बाहर पानी है ना, हटा दूं,
लिख लिया या खाली देख रहे थे? देख रहे थे क्या? देखना मत मेरे क्लास में, खाली लिखते रहना और डेट मैनेज करना, कौन सी तारीख है, ठीक है, तारीख के साथ चलना। नहीं तो क्लेम करोगे आपने पढ़ाया नहीं, मैं बताऊंगा देखो इस तारीख में फलाना फलाना दिन मैंने पढ़ाया। आई अब इनकम टैक्स, अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो बहुत सारी चीजें हैं इनकम टैक्स में। ये जो इनकम टैक्स है ना सर, ये इनकम टैक्स एक्ट है, एक्ट, और ये जो है ना 1961 का है, ठीक, और इसके साथ हमको पढ़ना पड़ेगा रीड विथ इनकम टैक्स रूल 1962, माने एक्ट आया 1961 में, सितंबर 1961 को प्रेसिडेंट ने इसको एक्ट का नाम दर्जा दिया और 1 अप्रैल 1962 से ये एप्लीकेबल हो गया और उसमें कुछ रूल डाले गए जिसे आपको पढ़ने पड़ेंगे, रूल के साथ एक्ट। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से निकल के आया मेरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन में एक 7 शेड्यूल है जो बाबा अंबेडकर जी ने बनाया, मैंने नहीं बनाया है। सेवन शेड्यूल, इस 7 शेड्यूल में एक एंट्री है, एंट्री नंबर 82। कॉन्स्टिट्यूशन, देश का कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल, ये शेड्यूल ऐसे बना होता है। एंट्री नंबर याद रखना, एंट्री नंबर 82 यूनियन लिस्ट में ये आता है, यूनियन लिस्ट 1। हमारे देश में 3 लिस्ट है बेटा, 1 इज लिस्ट 1, 2 एंड 3। लिस्ट 1 जो होती है वो यूनियन लिस्ट होती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट होती है। लिस्ट 2 जो होती है वो स्टेट लिस्ट होती है, और लिस्ट 3 जो होती है ना वो कंकरेंट लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट में सारे टैक्स की बात की गई है, स्टेट लिस्ट में भी टैक्स की बात की गई है। जो कंकरेंट लिस्ट है, अभी अगर मैं आपको थप्पड़ मारूं या आप लड़ाई करो रास्ते में, उसका क्या इफेक्ट होगा वो कंकरेंट लिस्ट में बताया गया है। तो कंकरेंट लिस्ट आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी, आपको केवल 2 लिस्ट पढ़नी पड़ेगी, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। और बेकार में लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को भी रटने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस है। जैसे जैसे टॉपिक बने वहां पे आप ध्यान रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन जो देश का बना उसके 7 शेड्यूल में एक एंट्री पास की गई, एंट्री नंबर 82 जो यूनियन लिस्ट की एंट्री है, उसमें किसको डिफाइन किया गया, इनकम टैक्स एक्ट 1961, रीड विथ इनकम टैक्स रूल 1962। उसकी लाइन को मैं बता देता हूं, एक लाइन जो लिखी गई वो लाइन है, टैक्स ऑन इनकम, टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। सुना है एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? कोई हमें वो दिया है क्या फ्री में? नहीं, अरे हमारे मिनिस्टर को, फिनांस मिनिस्टर को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं अलाउ नहीं किया कि आप इनकम टैक्स पर टैक्स लगाए, वो क्या लगा लेगा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है, बाबा अम्बेडकर जी ने क्या लिखा, टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, तो किसकी औकात है कि वो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा दे? फिर भी लोग कहते हैं एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट। अरे एग्जेम्प्ट क्या है, उस पर टैक्स लगाना ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, इसलिए वो टैक्स नहीं लगता है। ये सब चीजें एग्जाम के लिए नहीं, अगर आप एग्जाम के पर्पज से सोच रहे हो तो ये सब एग्जाम में नहीं पूछेगा। 1961 किसके साथ पढ़ना है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सब एग्जाम के लिए नहीं है, पर नॉलेज के लिए तो है। आइए, जब मैं इनकम टैक्स स्टार्ट करूंगा तो एक लाइन से स्टार्ट करूंगा, हमारा यहां से स्टार्ट होता है। पेज चेंज कर लें अगर करना चाहे तो। पुराना कॉपी में ही चल रहा है सब कुछ, देख के तो लग रहा है पुरानी कॉपी। हाँ, नई कॉपी बना लो बेटा, वो भी मोटी वाली, मोटी वाली, ठीक है? आप क्या मोटी वाली बना लो, इसके पीछे रीजन दे देता हूं।
क्योंकि ये आपकी वॉल्यूम 1 है, ठीक, ये वॉल्यूम 1 है, ये आपका वॉल्यूम 2 है, ये आपका वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, आगे बताता हूं, ये आपका वॉल्यूम 4 है, ठीक है, आ रहा है, वेट वेट, आ रहा है, मेरे पास वॉल्यूम 3 नीचे है नहीं, वो ऊपर गई हुई है, वॉल्यूम 3 वॉल्यूम 4, ये 4 वॉल्यूम तो आपकी हो गई, दिख ही रहा है, ठीक। एक और है वॉल्यूम नंबर 5, उसमें एमसीक्यू है, there are 2500 questions are there where you have to solve, तो इतना सारा वॉल्यूम बनाओगे तो एक मोटी कॉपी लगेगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, ये जो वॉल्यूम आप देख रहे हो इसमें कम से कम 200 पेज इस बार और बढ़ेंगे, ठीक है, तो थोड़ा बच के करिएगा क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है ना, इट्स नॉट लाइक माई हाइट, मेरी हाइट जैसा छोटा नहीं है, सिलेबस बहुत बड़ा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। एक मोटा सा कॉपी बना ले, वो पतला पतला कॉपी तो खत्म होते हुए पता ही नहीं चलेगा कब खत्म हो गया, क्योंकि आपको क्लास में सॉल्व करने हैं नियर अबाउट 500 to 600 प्रॉब्लम्स यू हैव टू सॉल्व, फिर कुछ सॉल्यूशन भी रहेंगे, वो आप अपने घर में करते रहिएगा, उसका मुझे नहीं देखना है, खाली सॉल्व जो क्लास में करना है वो करना है। नॉर्मल जो क्लास होगी वो होती है, फिर जब एक टॉपिक खत्म होने के बाद एक क्लास होती है प्रैक्टिकल की, वो एक्स्ट्रा क्लास होती है, वो कभी भी आपकी सुविधा के अनुसार मैं आपको दूंगा हर टॉपिक के बाद। जैसे रेसिडेंस एक टॉपिक खत्म हुआ, इजी है तो एक क्लास में हो जाएगा, सैलरी जैसा चैप्टर हम पढ़ेंगे तो शायद प्रैक्टिकल की क्लास 2 या 3 लग जाएगी, क्योंकि 100 प्रॉब्लम सॉल्व करना है, करना आपको यही है, घर पे कुछ नहीं करना, घर में करके लाना और करना आपको डेली यही। तो आप अपनी एक मोटी कॉपी बना ले, एक रेड पेन जरूर लेके आए, क्योंकि टैक्स है ना, इसमें मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक। और ये मत सोचना कि मैथ है, टोटल मैथ 900 पन्ने की है, 900 सवा 900 पन्ने की किताब है, और 900 सवा 900 पन्ने में जितनी भी लाइन है वो सारी की सारी लाइन पढ़ेंगे, कोई लाइन कटेगी नहीं, बाकी लोगों की तरह नहीं कि एक लाइन पढ़ाऊंगा और तीसरा पेज में पहुंच जाऊंगा, यहाँ एक एक दिन ऐसा भी होता है, एक दिन में एक ही पेज पढ़ाई होती है, ऐसा भी मिलेगा तुमको, एक पेज से आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं तो टेक्निकलिटी आएगी। चलिए भगवान का नाम लीजिए, जिसका भी नाम लेना लीजिए, टैक्स स्टार्ट करिए। जब मैं इनकम टैक्स में आऊंगा तो आज से एक वर्ड से इनकम टैक्स स्टार्ट होगा, एवरी, मतलब हर कोई या हर पर्सन आर लाइबल टू पे टैक्स, बस, एवरी पर्सन आर लाइबल टू पे टैक्स, नो फुल स्टॉप, नो कॉमा, नथिंग, है क्या फुल स्टॉप? आपका भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी पूरी की पूरी लाइन को खत्म होने में 4 दिन लगेंगे, ठीक है। तो इसके बाद कुछ आने वाला है, इतना तक लिखाऊंगा, फिर यहाँ पे मैं फुल स्टॉप करूंगा, तो आपका ये कंटिन्यूएशन चलता रहेगा, ठीक। पर अभी हमारे पास ये लाइनें नहीं है, हमारे पास खाली हमें जो मिला वो क्या मिला, एवरी पर्सन आर लाइबल टू पे टैक्स। देन क्वेश्चन अराइजेज, एवरी तो सर सुने, पर्सन क्या होता है, आर लाइबल टू पे टैक्स, ये टैक्स क्या है? टैक्स तो पता है मुझे, कंपल्सरी एग्जीक्यूशन ऑफ मनी है, पर टैक्स क्या खाली नाम सुनने से हो जाएगा या उसको कैलकुलेट भी करना पड़ेगा? हर बंदे का अलग अलग कैलकुलेशन। ये जो पर्सन की डेफिनेशन है, ये बहुत बड़ी डेफिनेशन हमारे इनकम टैक्स में। देखिएगा, जब मैं कहूंगा पर्सन, दो लाइन छोड़ के करिएगा है बेटा, क्योंकि आगे लिखना है ना अपने को नेक्स्ट क्लास में। जब मैं कहूंगा पर्सन, अदिति तुम कौन हो बेटा? हु आर यू? पर्सन हो तुम, कैसे पता चला? पर्सन हो, चलो मैं मान गया, कैसे पता चला आपको पर्सन हो? ऑब्वियसली, जिंदगी में ऑब्वियसली कुछ होता ही नहीं है ना बेटा,
नेक्स्ट, आप कौन है? पर्सन। कैसे पता चला? नेचर से। खूंखार नेचर, नॉर्मल नेचर, कैसा नेचर? यू आर ए, ओके। If you are a human being, then how can you say you are a person? Human being is a person. If you say, huh? Whenever you are going to say who are you, you are going to say beta you are individual. आप एक individual. अगर human being अगर person है तो इसका मतलब Reliance तो human being नहीं है ना? फिर Reliance कैसे person हो जाएगा? तो you are कौन? Yes बेटा, you are individual. अब मैं आपकी बात को भी लिखूंगा, आपने जो लिखा बोला। इंडिविजुअल का मतलब होता है नेचुरल। नेचुरल ह्यूमन बीइंग। अब बताओ तुम नेचुरल हो? कैसे पता चला? हर चीज का रीजन होता है ना बेटा। आप ही लोग बोलते हैं एवरीथिंग हैव अ रीजन, गिव मी रीजन। बोलो बताओ तुम क्यों नेचुरल ह्यूमन बीइंग हो? हाँ? क्या? वो बिहेवियर से नेचुरल होता है। ए लड़की, व्हाट्स योर नेम? प्रीति, उसको पिंच करके देखो तो बेटा, करो ना, कोई शर्माने की बात नहीं। लग रही है? जो इंसान नेचुरल होगा उसे हर चीज का एहसास होगा। इफ आई से पिंच करूंगा तो मुझे एहसास होगा, दैट्स व्हाई आई एम ए नेचुरल। पर रोबोट को जाके अगर पिंच करोगे तो उसको कुछ एहसास नहीं होगा। दैट्स व्हाई दे आर नॉट नेचुरल, दे आर आर्टिफिशियल। तो वी आर नेचुरल। तो नेचुरल का मतलब ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना, इंडिविजुअल। इसके बाद इतने दिन तो हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे, पर आज से तो जानने लग गए। तो आज से तुम लोग बन गए हो हमारी फैमिली। तो मेरी कौन हो? फैमिली। और फैमिली का मतलब होता है हमारे यहाँ पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। चलिए, और इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक बॉस होता है, पता है? उसे कर्ता कहते हैं। और कौन है कर्ता? मैं। मुझे बोलो आप। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसे शॉर्ट वर्जन में हम कहेंगे HUF। याद रखना, HUF तभी बनेगी जब आपकी शादी होगी। बिना शादी के आप HUF नहीं बना सकते हो। आपके फादर के HUF के आप मेंबर हो सकते हो, ठीक है, परंतु जब आपको HUF बनाना है तो यू हैव टू वेट टिल योर मैरिज। Once you get married, your wife come into picture, then you can prepare HUF. Then you, your wife, your daughter, your son will become a part. You are a member of HUF, a father, but you can't form a HUF until unless you are not going to get married. और शादी हो जाने के बाद HUF तुरंत बना लेना, क्योंकि टैक्स प्लानिंग है। HUF बिना बनाए टैक्स प्लानिंग नहीं होगी, तो तुरंत HUF बनवा लेना, ठीक। पूजा आ रही है? आ रही है। बस एक महीने बाद पूजा आने वाली, एक महीना भी नहीं बचा अब तो। पूजा में मन हुआ कि कुछ कमाएंगे, हो ही सकता है मन। तो मैंने, दादा ने और इसने बोला चलिए सर कमाते हैं हम लोग। मैंने कहा बेटा तुम लोग 500 रुपया लेके आना सबको। हम लोग तीनों ने 500 रुपये इकट्ठे किए। उसके आज कुछ अंडे खरीदे ऑमलेट की दुकान खोलने के लिए। अंडे खरीद के मोहम्मद अली पार्क के सामने एक बैठ के टेबल पे बैठा के अंडे। पहला दिन पूजा का। दादा बोले सर थोड़ा बैठिए, मैं थोड़ा घूम के और देख के आता हूं। पूजा में तो देख के ही आएगा ना भाई, पता नहीं कहां जो देखने गया अभी तक नहीं लौटा। फिर दूसरा आया, सर मैं उसको ढूंढ के लाता। और जो ढूंढने गया 3 दिन तक 10वीं तक दिखाई नहीं दिया, ठीक। 10वीं के दिन पूजा खत्म होने के बाद जब मैं काउंटिंग कर रहा था तो मेरा टोटल कलेक्शन 3200 रुपया दिखा रहा था। 1700, चलो 3000 रुपया दिखा रहा था। तो 1500 का इन्वेस्टमेंट, 1500 की कमाई। मैं अपनी जेब में जैसे डालने लगा, दादा आ गए, ऐसे गाछी, ये भी आ गए ऐसे गाछी। तीनों को शेयर करना पड़ा 500 500 500। तो आप एक चीज को सोचो, हम लोग तीनों कौन है? इंडिविजुअल है कि नहीं? वी बोथ इंडिविजुअल। तो हमने एक ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप को नाम दे दिया हमने क्या? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल।
इसका शॉर्ट वर्जन क्या है? पर बताओ बेटा, हमने बॉडी तो बनाई, इन बॉडी में 3 लोग हम लोग थे, तीनों का ऑब्जेक्ट एक था कि अलग अलग था? एंड एक्ट एक था कि अलग अलग था? एक्ट अलग अलग था। इसका एक्ट अलग, घूम ढूंढ किसको देखने गया पता नहीं, ये उसको देखने गया, यानी कि ऑब्जेक्ट तो एक था कि चलो काम करेंगे, पर एक्ट और एक्शन क्या था? अलग अलग था। पर वहीं पे एक्ट और एक्शन भी एक हो जाए, ये भी सीए बन गया, ये सीएमए बन गया, मैं सीए हूं, हम लोगों तीनों ने कहा चलो सर हम लोग काम करते हैं, तो हम लोगों ने एक फर्म बना ली, कंसल्टेंसी फर्म, और तीनों मिलकर काम करने लगे, जहां पे ऑब्जेक्ट के साथ एक्ट भी साथ हो रहा है, एक ही साथ हो रहा है। अगर अब ये बोलेगा कि मैं थोड़ा घूम के आता हूं, और ये बोलेगा मैं देख के आता हूं, मैं दोनों को बोलूंगा गेट पे उल्टा खड़ा, फिर मैं बताता हूं। जहां पे एक्ट और एक्शन दोनों मिक्स हो जाते हैं, उसे कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इसके बाद वाला में मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जानते हो, नाम जानते हो ना, पार्टनरशिप फर्म। आज मैं तुमसे पहली बार पूछूंगा फर्म को डिफाइन करो, 2 मिनट रुक जाओ, लिख लो पहले। फिर बड़ा आदमी, कितने हो गए बेटा? 6। हमारे इनकम टैक्स में जो चीजें होती है वो 2 होती है, या तो 5 या फिर 7, 6 4 नहीं होता यहां पे। तो 7वां कौन है? क्या 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 क्या? एवरी आर्टिफिशियल, जुडिशियल, पर्सन और लोकल बस छोटी सी बात याद रखना है आपको, क्या बेटा? ये 7 याद रहेंगे फिंगर टिप में, इंडिविजुअल, एचयूएफ, बीओआई, एओपी, फर्म, कंपनी एंड एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब हम सबके बारे में धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। पहले लोगों के बारे में जानने से अच्छा है सबसे पहले अपने बारे में जान लेना, कि सर मैं टैक्स देने के लिए तैयार हूं, हमें बताइए टैक्स कैसे दिया जाएगा। तो हम सबसे पहले किसको पकड़ें? अपने आप को। तो अगर मैं इंडिविजुअल से स्टार्ट करूं तो ज्यादा अच्छा है ना, तो वो सब धीरे धीरे हम लोग सारा डिटेल्स करेंगे। नेक्स्ट 3 क्लास में तो वही नीचे जाएंगे। पहले आज की क्लास में केवल 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 एक ही बंदे के बारे में बात होगी। किसके बारे में? हमारे बारे में। हेडिंग फ्रेश पेज, पेज की माया मत करना प्लीज, क्योंकि यही आपका टैक्स है और यहीं से आपको पढ़ना है। जब भी आप टैक्स खोलो यहीं से खोलना पड़ेगा। अगर आपने बीच बीच में खोलना चालू किया तो बीच बीच में रह जाओगे। इंडिविजुअल का मतलब होता है नेचुरल ह्यूमन बीइंग, एंड एवरी पर्सन हु इज प्रेजेंटेड हियर इन द क्लासरूम इज एन इंडिविजुअल। एवरीबॉडी इज अ नेचुरल, एनीबॉडी इज अ सुपर नेचुरल, जो कूद सकता है क्रिस की तरह 5 तल्ले से। कोई है क्या? स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन? नोबडी। सर वी आर मैन, नथिंग एल्स। ओके, इंडिविजुअल। पहले बताओ आप टैक्स, आप इंडिविजुअल, आप टैक्स देती हो? नहीं देती हो? क्यों नहीं देती हो? वेरी गुड। बोले मैं नहीं देती हूं क्योंकि इनकम नहीं है। पर बिना इनकम के भी तो आप टैक्स दे रही हो। वो कौन सा दे रही हो? इनडायरेक्ट। तब आप नहीं बोलती इनकम नहीं है। यहां तुरंत बोले इनकम नहीं है, और होगी भी तो जैसे दे ही देंगी। अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट इनको फोन किया, बोला मैडम जी आपका टैक्स, आपकी जो इनकम आई है 5 लाख रुपया आई है और 25,000 का टैक्स आ गया। मैडम जी ने कहा फीस लेनी है क्या आपको? बोला लेनी है। ठीक करो उसको। कितना? तब चार्टर्ड, कितना करे मैडम? बोला 5 लाख को 2.5 लाख कर दो। अब बेचारा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो पीएल बनाएगा वो नेट प्रॉफिट से बनाएगा, नेट प्रॉफिट 2.5 लाख ऊपर करना चालू करेगा। ये तो फीस नहीं देंगे। मैं तभी बोली मेरी इनकम नहीं, इनकम होने से दे ही देती लगता है। तो इंडिविजुअल में मैं भी आऊंगा और आप भी आओगे, आप भी आएंगे, आप भी आएंगे। मतलब यह मेल और फीमेल का कोई सेग्रीगेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि गर्ल्स फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट,
एवरीबडी इज इक्वल, क्योंकि ये लोग चिल्लाती है ना, हम लोग को समान अधिकार दो, इनकम टैक्स ने दिया है, लो भाई समान है तुम लोग, ठीक है। पर कहीं ना कहीं उम्र का दायरा है, एज को लेके गवर्नमेंट ने, एक जो खेलते कूदते हैं, एक जिनके पांव कब्र में जाने वाले हैं, और तीसरा जिसके पांव कब्र में है, पता नहीं क्या होने वाला है। कब्र वाले एकदम डूबने वाले हैं, बस एक धक्का मारो तो गिर जाए, उनके लिए भी। अब बताओ उनके लिए क्यों टैक्स बनाया है, भगवान मालिक है। अब 80 साल की उम्र में कौन, कितने लोग हैं जो काम करते होंगे देश में? मुझे नहीं लगता किसी को मैंने नहीं देखा 80 साल में जो काम कर रहा, कर भी रहा तो 2-4 रुपया कमा रहा होगा, ठीक है। फिर भी हमें तो पढ़ना पड़ेगा ना। आप एक इंडिविजुअल, इस इंडिविजुअल को इनकम टैक्स ने 3 कैटेगरी में बांधा है। एक, ये जो है एज लेस देन 60 इयर्स होनी चाहिए। मुझे छोड़ के बाकी जितने लोग क्लास में सब इसी कैटेगरी में आएंगे। एक, जिसके पांव कब्र में जाने वाले हैं, मोर देन इक्वल टू 60 इयर्स बट लेस देन 80 इयर्स, और जो ऑलरेडी जा चुके हैं, एज मोर देन इक्वल टू 80 इयर्स। इसे हम लोग बेटा सीनियर सिटीजन कहते हैं, जानते हो ना। जो मैं हूं, इज्जत देना मुझे थोड़ा, और थोड़े दिन बाद जब तक सिलेबस खत्म हो जाएगा तब तक मैं बन जाऊंगा सुपर सीनियर सिटीजन। यहां एक वर्ड लिखना बाकी इन दो में, पर वो वर्ड मैं अभी लिख नहीं सकता क्योंकि उस वर्ड लिखने से नहीं होगा, आप समझोगे नहीं, और समझ भी जाओगे तो रटोगे। इज बेटर आप खुद वहां बैठा हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा 8वीं-9वीं क्लास तक। तो यहाँ एक वर्ड हमें लिखना है थोड़ी देर बाद। ये आप लोगों के लिए, मान लीजिए हमारे जो फर्स्ट बेंच पे भाई साहब बैठे हैं, ये महीने दिन में 100 रुपया कमाते हैं, अच्छी बात है। तो महीने में 3000, कभी कभी 3100, फरवरी आ जाता है तो 2800 में अटक जाते हैं बाबू। पर घूम फिर के अगर आप ध्यान से देखो तो 36,500 रुपया तो कमाता ही है, 365 दिन या 366 दिन, और वही 36-37,000 रुपया, द टोटल इनकम इज 36-37,000। और उसके ऊपर अगर उस लाइन को पढ़े कि एवरी पर्सन आर लायबल टू पे टैक्स, तो कलेजा बैठ जाएगा। बोला टैक्स दो, इनकम हुई है, आपने कहा ना इनकम नहीं है, तो इनकी तो इनकम है, 36,000 रुपये टैक्स है। मैंने कहा भाई इन टैक्स दो, तो इन्होंने कहा सर जी मैं दिन में 100 रुपये कमाता हूँ, साल के 35-36,000 रुपये कमाता हूँ, अगर उस पर टैक्स दूंगा तो खाऊंगा क्या, नहाऊंगा क्या, पहनूंगा क्या, घुमाऊंगा किसको। मैंने अल्टीमेटली लास्ट में वो वर्ड आ ही जाता है। गवर्नमेंट भी इमोशनल हो गया, गवर्नमेंट ने कहा बेटा खाना भी जरूरी है, नहाना भी जरूरी है, घुमाना भी जरूरी है, तो मैं तुमसे इस तरीके से टैक्स नहीं लूंगा जैसे तुम सोच रहे हो, मैं एक लिमिट के बाद लूंगा। तब उन्होंने एक लिमिट को जन्म दिया। वो लिमिट क्या है? अप टू 2,50,000 आपको कोई टैक्स नहीं देना है। आप खुश हो? 2.5 लाख रुपए तो खा लोगे, नहा लोगे ना, उससे भी और ज्यादा चाहिए। पर अगर आपकी इनकम 2,50,000 से ऊपर हो जाए, पर आपकी इनकम 5 लाख तक के दायरे में रहे, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 10%। अगर मैं तुमसे पूछूं तुम्हारी इनकम 4 लाख है, जल्दी से ओरली मुझे बताओ टैक्स कितना? 4 लाख है ना बेटा, 2.5 लाख आउट कर दो, बचा कितना? 1.5 लाख। 1.5 लाख पे 10% कितना? 15,000। अगर मैं कहूं 5 लाख है तो 2.5 लाख पे 10% 25 है। मैं अगर कहूं 6 लाख है तो बेटा 20% में जाएगा। जैसे इस लाइन को मैं लिख लेता हूं पूरा,
5 लाख से ऊपर पर 10 लाख रुपया तक आपको टैक्स कितना देना है? 20%। मैं मानता हूं 20%, पर क्या 6 लाख की इनकम पे सीधा 20%? ना मुन्ना ना, ब्रेकअप कर करके, क्योंकि ये क्या है, स्लैब है, अभी आ रहे हैं, वेट करो। और अगर आपकी इनकम खुदा ना खास्ता 10 लाख के ऊपर चली गई तो आपको ज्यादा नहीं बेटा, बोल नहीं 30% टैक्स देना पड़ेगा। चले, अब आप नीचे लिखेंगे इलस्ट्रेशन 1। ये याद हो जाना चाहिए मुझे, माने इतने अच्छे से याद हो जाने कि दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, स्लैब है। लिखो मिस्टर एक्स, बंदा है कौन? मिस्टर एक्स, ब्रैकेट में 22 ईयर्स, 22 साल का बंदा है, ठीक, आगे बढ़े, ब्रैकेट क्लोज, हुज टैक्सेबल इनकम, द वर्ड इज नॉट इनकम बेटा, द वर्ड इज टैक्सेबल इनकम, क्योंकि इनकम और टैक्सेबल इनकम में भी बहुत अंतर होता है, ठीक है ना, आगे आएंगे तब पता चलेगा। हुज टैक्सेबल इनकम इज रुपीज 12,10,500, 12,10,500, 12,10,500, फुल स्टॉप, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। सिंघानिया जी जल्दी बना के दिखाइए एकदम फटाफट। ऑफिस वहां शिफ्ट कर रहा है, ऊपर वो थोड़ा दूसरा काम। एक बात याद रखना बेटा, आज जो आप पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास या पांचवी क्लास में सीखोगे, ये आपको जिंदगी भर संभाल के रखना, क्योंकि टैक्स जब भी नाम आएगा ये 5 क्लास आपके जहन में होनी चाहिए, तब तो आपको टैक्स आता है, क्योंकि ये 5 क्लास आपका पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक टैक्स खत्म नहीं होता है। सब्जेक्ट टॉपिक चेंज हो सकते हैं पर कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो आज से 10 साल पहले था, और मेरे जमाने में यही था, आज भी यही है और 20 साल बाद भी यही रहेगा। डोंट बॉदर अबाउट द टॉपिक, क्या चलने वाला है, भूल जाओ वो सब चीजें। आया बेटा, देखते हैं, जब भी आप करोगे वर्किंग नोट में जाना, ये हर सम जो भी सम बनाओगे उसमें ये रहेगा, आपको हमेशा बोलेगा कैलकुलेट टैक्स, तो आपका हर कॉन्सेप्ट एंडिंग जो होगी इसी क्लास से होगी, तो अप टू, और इसको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपने कैलकुलेटर में बनाया और चुपचाप उतार के आ गए, नहीं, 2,50,000 तक नो टैक्स निल, more than 2.5 lakh to 5 lakh, how much you are going to pay the tax? As per the rule, you are going to pay the tax at the rate of कितना परसेंट? 10%। तो बेटा डिफरेंस को खड़ा कर लो, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच का डिफरेंस कितना? 5 या 2.5 लाख, 2.5 लाख पे 10% कितना? 25,000। चलिए सर ये हो गया। अब दूसरे स्लैब में आ गए, 5 लाख से ऊपर होगी इनकम और 10 लाख के बीच में अगर इनकम होगी तो उस इनकम के ऊपर हमें टैक्स देना पड़ेगा 20%। जल्दी से बताओ इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 5, 5 पे 20% कितना? 1 लाख। डन है। अब अगर आपकी इनकम जो 10 लाख के ऊपर है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा कितना परसेंट? 30%। जल्दी से आप चेक करो आपकी इनकम कितनी है? 12,10,500। स्काई इज द लिमिट। 5-10 लाख के बाद बोलते स्काई इज द लिमिट, यानी कि 10 के ऊपर जो भी इनकम हो उसके ऊपर फ्लैट कितना परसेंट है? 30%। तो 12,10,500 से अपने को हटाना कितना है? 10 लाख। क्यों 10 लाख तक हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। कितना आया? 63,150। टोटल कितना हो गया बेटा? 1। पहले बताओ किसी को कोई तकलीफ?
क्या गड़ियाहट? कोई तकलीफ नहीं। हर सम का एंडिंग 99.99% यही होने वाला है, तो हम एंडिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग से नहीं कर रहे हैं। अच्छा जल्दी बताओ, क्या यही टैक्स गवर्नमेंट को देना है? नहीं। अब आगे अभी हो जाना चाहिए था, पर मैं सोच रहा हूं आगे की चीज थोड़ी देर बाद बताऊं। अभी पहले टैक्स लायबिलिटी सिखा लो, हाउ टू कैलकुलेट। एक संग मगअप नहीं करेंगे, पर मैं ये इतना हिंट देता हूं, ये नहीं देना है। अभी इसके आगे भी बहुत कहानी बाकी है। उसके बाद फाइनली बहुत कुछ करने के बाद गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। दिस इज कॉल्ड टैक्स लायबिलिटी, दिस इज नॉट नेट टैक्स पेबल। कितना पेबल है, थोड़े एडजस्टमेंट अभी बाकी है उसके बाद, पर वो एडजस्टमेंट थोड़ी देर बात करेंगे। चलिए अब आप मेरे बारे में भी जान ले, अपने बारे में मैंने आपको बता दिया, आपके बारे में आइए देखो। कब्र में पांव जाने वाले हैं ना, इसलिए गवर्नमेंट बड़ी अच्छी है। बोला सर आपको दवाई ववाई खाने के लिए थोड़े पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे, बोला हाँ लगेंगे ना, जाइए आपको 3 लाख रुपया तक का हम एग्जाम्पशन देते हैं। थैंक यू सर। चलो 2.5 से क्या हो गया 3, पर वहीं पे अगर आपकी इनकम 3 लाख के ऊपर है और 5 लाख तक है, तो बेटा आपको टैक्स देना पड़ेगा 10%। अब आप देख रहे हो बराबर हो गया सब कुछ। खाली आपके केस में 2.5 का बेसिक एग्जाम्पशन है, और सीनियर सिटीजन में खाली एक एग्जाम्पशन बढ़ा, बाकी सारी चीजें जो पहले थी वही कॉपी पेस्ट होगी। देखो कॉपी पेस्ट हो रहा है। 5 लाख से 10 लाख तक कितना? 20%, और 10 लाख से ऊपर कितना? 30%। अग्रीड? क्या चेंज है? 2.5 का क्या बढ़ के क्या हुआ? 3। बाकी कोई चेंजेस है? नहीं। एक याद रखो, सारे याद रहेंगे। इलिस्ट्रेशन 2, मिस्टर एक्स whose taxable, Mr. X bracket 66 years, 66 years bracket close, whose taxable income is 9,10,100. 10,100 लिख दिया मैंने बोर्ड पे। 9,10,100। प्लीज कैलकुलेट टैक्सेबिलिटी। कितना? 1 लाख माइट भी हो सकता है, पता नहीं। अप टू 3 लाख तो नो इश्यू एट ऑल। आप भी बोलोगे, मैं भी बोलूंगा नील है सर। और जैसे ही 3 लाख के ऊपर जाएगा 3 to 5 लाख, इट्स गोइंग टू बी 10% ना, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 2 लाख पे 20,000, नो इश्यू एट ऑल। 5 से 10, पर मेरी इनकम तो 10 को क्रॉस ही नहीं कर रही, तो मेरी इनकम तो कितनी है? 10 के नीचे है। व्हाट इज माय इनकम? I am supposed to pay the tax on entire 10 lakh. No sir, I am going to pay the tax up to my income, and my income is only 9,10,100. Out of this I already calculate the tax on 5 lakh.
जब डिफरेंस के ऊपर 20%, हाउ मच? 83,000, 82,020. So it is going to be 1,02,020. Anybody have incorrect? किसी का भी इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया बेटा। मैंने कहा करेक्ट नहीं, मैंने कहा इनकरेक्ट। इतना तो भरोसा है कि तुम लोग करेक्ट करोगे, इसे मैंने करेक्ट पूछा ही नहीं। ठीक, इजी, टफ? अपना तो टैक्स कैलकुलेशन कर लोगे ना अगली बार से। ठीक है, तो करते वक्त सोच ले कितना कमाना है और कितना दिखाना है कि हमारा टैक्स कम से कम लगे। कमाना तो बहुत है, दिखाना कितना, दैट इज इंपॉर्टेंट। कमाएंगे करोड़, दिखाएंगे 2 लाख, सर बाकी 98 लाख का क्या करें? तिजोरी है ना घर के नीचे, उसके नीचे दबाना, कभी न कभी तो डिपार्टमेंट आएगा, और जब आएगा तो पूरा बचाया हुआ पूरा डबल लेके चला जाएगा, ये भी याद रखना। हाँ, ये सुपर सीनियर सिटीजन जो बस जाने वाला ही है, अप टू रुपया 5 लाख। अब इसको तो लाइफ सेविंग ड्रग्स की जरूरत होती है ना, तो थोड़ा ज्यादा एग्जाम्पशन दिया, बोला बेटा तू आराम से जी। मैंने जिसको कमाई नहीं उसको 5 लाख दिया, जिसका कमाई उसको 2.5 लाख दिया। तुम सोचो, जो आदमी कमाएगा वो कब कमाएगा? 20, 21, 25, 30, 35 साल, उसको दिया 2.5 लाख। जो आदमी कब्र में पावा, जो कभी जिंदगी में नहीं कमाएगा, उसको दे दिया 5 लाख। इसे कहते हैं इरेगुलेटिव, बल्कि वो उल्टा होना चाहिए, यहां पे 5, वहां 2.5। बोला इस बुढ़ापे में भी आप कमा रहे, इसलिए थोड़ा सा टैक्स दे दो। 5 लाख टू 10 लाख। अब तो और कोई स्लैब हो नहीं सकता ना बेटा, सीधा मारो 20%। इनको 10% का फायदा नहीं है। क्या चीज का फायदा? 5 लाख तो पहले ही दे दिया है, और उसके ऊपर 10 लाख के ऊपर अगर है तो बाबू को मिलेगा 30%। वेरी वेरी इजी, नथिंग। ठीक, सुपर इजी स्लैब। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर आपसे राह चलते कोई भी पूछ ले, सर आपने टैक्स पढ़ा? बोला हाँ सर पढ़ा। बोला तो बताओ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है? ऐसे कैसे बोल दोगे? अगर 60 साल के नीचे है तो 250, 60 साल और 60 साल के ऊपर है तो 3 लाख, और 80 साल वाले बंदे का कितना है? दिस इज द वर्डिंग ऑफ द इनकम टैक्स। व्हाट इज द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का मतलब वो लिमिट जिस पे टैक्स नहीं देना है। तो 60 साल आप लोगों के लिए बेसिक एग्जम्पशन कितना? 2.5 लाख आपको नहीं देना है। सीनियर सिटीजन के लिए कितना? 3 लाख नहीं देना है। सुपर सीनियर सिटीजन के लिए कितना है? 5 लाख नहीं देना है। दैट इज कॉल्ड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। व्हेन यू आर गोइंग टू ओपन योर मटेरियल, when you are going to open anything, you find this word very often, basic exemption limit. So don't confuse. Basic exemption limit is a very basic funda of the Income Tax Act, the amount on which you are not liable to pay the tax, 2.5, 3 lakh and 5 lakh, depends on the age. ठीक, that's all. Illustration 3. Mr. X, 82 years, 82 years, ये तुमको जरूरत नहीं थी ये बनाने की, फिर भी क्या होता नहीं उसके लिए बनाया, उसके लिए बनाया, तो सुपर सीनियर गुस्सा हो जाएगा, मेरे लिए क्यों नहीं बनाया आप? इसलिए बना रहे। कितना एज? 82, ब्रैकेट क्लोज, व्हिच टैक्सेबल इनकम इज 10,05,200। 10,05,200. Do it.
only 200 बेटा, only 200. কত? 101560 up to 5 lakh nil, more than 5 to 10 lakh 20%, so it's 1 lakh, and more than 10 lakh, sky is the limit. You have to pay the tax at the rate of 30%. Your income is 10 lakh 5,200 minus 10 lakh. तो कितना आएगा? 1560. टोटल इज 101560. किसी का बेटा गलत है? ठीक, तीनों जो सम बनाए, तीनों में तीनों सबका सही था या किसी का भी एक गलत था? आपका कौन सा गलत था? फर्स्ट वाला. अब आप सीख गए बेटा हाउ टू स्लैब. पहला वाला में आपने डायरेक्टली कर लिया था क्या? अच्छा, ठीक है. आप लोगों का अब कोई दिक्कत? पहली बार गलती होती है अच्छी रहती है, सेकंड टाइम गलती नहीं होनी चाहिए. तीनों सही था? गजब ही हो गया. चलिए डिलीट कर दो इसको. अब थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाया जाए. ये तो बड़ा इजी था कि भाई एक इंडिविजुअल है जिसकी इनकम नहीं, क्या बोलोगे, टैक्सेबल इनकम. इनकम एक अलग चीज है और टैक्सेबल इनकम एक अलग चीज है. उस बंदे की टैक्सेबल इनकम के 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं देना है, और सीनियर सिटीजन को 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, सुपर सीनियर सिटीजन को 5 लाख तक टैक्स है. ये आपने कैलकुलेट किया, पर फाइनली कि जो आपने फाइनली 3 क्वेश्चन में जो कैलकुलेट किया, क्या वही आपकी टैक्सेबिलिटी है? क्या यही आपको गवर्नमेंट को देना है? आंसर आएगा नहीं सर, अभी तो बहुत पिक्चर बाकी है. गवर्नमेंट इतनी जल्दी थोड़ी छोड़ती है. तब क्या है इसके आगे? इसके आगे देखते हैं. जब मैं स्टेटमेंट बनाऊंगा, किसका स्टेटमेंट? आपका, या हम अपना स्टेटमेंट बनाएंगे? क्या चीज का? टैक्स लायबिलिटी स्टेटमेंट. हमारे यहाँ 2 स्टेटमेंट बनेगा. नंबर 1 स्टेटमेंट पहले पेज में बनेगा स्टेटमेंट ऑफ इनकम, और दूसरे पेज में बनेगा स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबिलिटी, और तीसरे पेज से आपका वर्किंग नोट चालू होगा. आप कचरा मत करिएगा. टैक्स इज अ प्रेजेंटेशन गेम. सबसे ज्यादा प्रेजेंटेशन टैक्स में होता है. अगर आप रियल लाइफ में भी जाओगे तो सबसे अच्छा जो प्रेजेंटेशन आपको ऑफिस में मिलेगा इनकम टैक्स का ही मिलेगा. उसके लिए अलग से फॉर्म्स बने होते हैं, अलग से शेड्यूल बने होते हैं, अलग से एनेक्सर्स बने होते हैं. इनकम टैक्स ने खुद ने इतना अच्छा फॉर्मेटिंग देख के रखा है कि आपको देख के लगेगा क्या है, और वही फॉर्मेटिंग आपको अपनी कॉपी में उतारना है. तो फर्स्ट पेज विल बी वेरी नीट एंड क्लीन, नो हिकअप, कुछ नहीं होना चाहिए, एक दाग भी नहीं होना चाहिए जिसमें आप इनकम बना रहे हो. अभी सर इनकम दी रहेगी? नहीं बेटा, दी नहीं रहेगी, निकालना पड़ेगा. तो कहां से निकालेंगे? वो वर्किंग नोट पेज नंबर 3 में हम निकाल के लाएंगे और पेज नंबर 1 में पुट करते हुए जाएंगे. अभी तो आपको आराम है क्योंकि मैं खुद टैक्सेबल इनकम निकाल के दे रहा हूं, पर अब आपको निकालना भी पड़ेगा. तो अभी निकालने के लिए बहुत समय बाकी है. ठीक, 60 क्लास के बाद शायद आप सीख सकोगे कैसे निकालना है. चले, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स की ऑन एन एवरेज जो क्लासेस है वो 55 क्लासेस है, ध्यान रखना मिनिमम. ये आईपीसीसी के लिए बोल रहा हूं मैं. बड़े चलिए अब बातें कुछ करें. अभी हम जहां पे हैं, ये अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं फिनांस एक्ट 2015 जो अरुण जेटली साहब ने निकाला था फरवरी 28 फरवरी 2015. तो हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट, और उस इनकम टैक्स एक्ट में हर साल एक बंदा आता है, एक बंदा मतलब फिनांस मिनिस्टर आता है, और उस एक्ट में 2-4 लॉलीपॉप छोड़ के चला जाता है. मतलब समझ गए? 2-4 नए प्रोविजन अमेंडमेंट डाल के चला जाता है, फिर वो अगले साल ही आएगा. अगले साल फिर
काला सा सूटकेस लेके पार्लियामेंट में आएगा, उसमें क्या होगा बेटा? 2-4 लॉलीपॉप। ठीक, पुरानी लॉलीपॉप को खत्म नहीं करता, हर बार बोलता है वी आर ट्राइंग टू सिंप्लीफाई द टैक्स प्रोसेस, बट इन एवरी बजट वी फाइंड टैक्स प्रोसेस बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि लॉलीपॉप पहले वाला भी और अभी वाला भी डाल देता है। तो फाइनेंस एक्ट 2015 क्या इंडिकेटर करता है? क्योंकि जो 28 फरवरी 2015 को जो निकला था वो एक्ट नहीं था बेटा, वो बिल था, जिसे हम कहते हैं स्टार्टिंग में जब 28 फरवरी को निकला था इसे हम कहते थे फाइनेंस बिल। बिल का मतलब प्रपोजल दिए गए। इस प्रपोजल को पार्लियामेंट में, राज्यसभा और लोकसभा में पहले पास कराओ, जनरली बजट पास हो जाता है, कुछ अलग कुछ हार्डशिप नहीं होती, तो जनरली कोई पार्टी अपोजिशन नहीं करती है, निकल जाता है। तो बिल तो निकल गया। अब बिल पहुंचता है पन्ना बाबू के पास। पन्ना बाबू तो लफड़ा कर नहीं सकते, नाम प्रेसिडेंट ही है, करने वाला कुछ नहीं उनके। वो देखेंगे, वो देखेंगे, थोड़ा बहुत गुस्सा भी आएगा पर कुछ करे नहीं। वो क्या करेंगे? साइन कर देंगे। साइन जैसे पन्ना बाबू करेंगे, जो बिल होगा, अब ये बिल नहीं रहेगा बेटा, ये फाइनेंस एक्ट बन जाएगा। तो until unless once the president signatory will be there, the bill will become act. इसका नाम हो गया क्या? फाइनेंस एक्ट 2015। इस बात को पहले समझो कि जब मैं कह रहा हूं फाइनेंस एक्ट 2015, तो सर ये क्या इंडिकेटर है? ये इंडिकेटर है कि जो हम पढ़ेंगे, ये हम या जो रूल जो निकले हैं, ये 15 और 16 के लिए एप्लीकेबल होंगे। 2015 का मतलब कौन से के लिए? 15 और 16 के लिए। अब 15-16 क्या है सर? रुको, वेट करो, देखो 15 और 16 मतलब ये 1 अप्रैल 2015 के लिए लागू होगा और ये 31 मार्च 2016 तक के लिए लगेगा। यानी कि जो 2000 एक्ट, फाइनेंस एक्ट 2015 में जो रूल्स बनाए गए हैं, वो आप कब फॉलो करेंगे? जब आप अपने इनकम को कैलकुलेट करेंगे। कौन सी इनकम को? 1/4/2015 से लेकर 31 मार्च 2016। जल्दी से मुझे एक बात बताओ, आप 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 में आपने एक बिजनेस चालू किया, साड़ी की दुकान खोली। क्या यह संभव है आपके लिए कि 31 मार्च के मिड आफ्टर नाइट को 12 बजे के पहले आप अपनी इनकम को कैलकुलेट कर लेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट बना लेंगे, चार्टर्ड से ऑडिट करवा लेंगे और इनकम टैक्स रात को जमा कर देंगे? नहीं, उस 31 मार्च को कर सकेंगे आप? नहीं कर सकें। यानी कि हमारी जो इनकम है 15-16 की इनकम है, या 15-16 में कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि इस साल की इनकम तो इसी साल टैक्स देना है ना। क्या आप कैलकुलेट करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? रात को 12 बजे रिकॉर्ड्स करना पड़ेगा। क्या रिकॉर्ड्स करती हो बेटा आप? बिल भाउचर का बिल बना के, फाइल बना के रखते हो, इसमें डाला, इसमें डाला, इसमें डाला, जहां से एंट्री पास करके रखते हो। 90% इंडिया में जो ट्रेडर होते हैं, रिटेलर होते हैं, उनके बुक्स भी नहीं रेडी होते, तो मार्च के बाद चार्टर्ड बुक्स बना दीजिए। वो आर्टिकल जाके बेचारा बुक्स बनाता पहले तो। एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज द फैक्ट, दिस इज द लाइफ, ये ऐसा ही होता है। तो मैं मानता हूं कि 15-16 में आप इनकम जनरेट करोगे। आपने धंधा खोला 1 अप्रैल 2015 को 31 मार्च 2016 तक आप धंधा कर रहे हैं, पर आपको यह पता नहीं है कि आपकी इनकम कितनी है। आपको यह भी नहीं पता कि टोटल मैंने सेल कितना किया पूरे साल। ये तो मार्च के बाद आप काम चालू करोगे। मार्च के बाद अपने चार्टर्ड को बुलाओगे, चार्टर्ड आएगा अप्रैल तक, मई में वो अपने आर्टिकल को भेजेगा, बुक्स रेडी करेगा। अप्रैल के बाद जून में आएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, और जून में चार्टर्ड अकाउंटेंट किताबों को देख रहा था। ये बच्चा वहां से गुजरा। बच्चे ने पूछा, अंकल आप क्या कर रहे हो? उसने कहा, बेटा मैं इनकम कैलकुलेट कर रहा हूं, इनकम एसेस कर रहा हूं। बोला, सर अभी तो साल स्टार्ट ही हुआ है, अप्रैल मई जून जुलाई चल रहा है, अभी से आप इनकम एसेस कर रहे? बोले, बावले मैं अभी का नहीं, पिछले साल का कर रहा हूं। पिछला साल मतलब प्रीवियस ईयर, और इस साल में कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? असेसमेंट ईयर। यानी कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स नहीं लगता है, नेक्स्ट ईयर यानी कि असेसमेंट ईयर में टैक्स लगता है। तो दिस इज द रूल नंबर 1, गोल्डन रूल। इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द नेक्स्ट ईयर इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। यानी कि 15-16 में जो इनकम होगी, क्या आप 15-16 में टैक्स दोगे भाई मेरे? नहीं। किस साल दोगे? 16 और 17 में। और 16-17 कब से स्टार्ट होगा बेटा?
1/4/2016। कब खत्म होगा? 31 मार्च 2017। अग्रीड हो? अब एक चीज सीख लो, 15-16 फिर है क्या? है कुछ नहीं सर, इसको पीवाई कहेंगे आज से। आपका अकाउंट से पीवाई नहीं होता, ये याद है ना? अकाउंट में क्या होता है? एफवाई। वही आपका एफवाई ना हमारे इनकम टैक्स का क्या है? पीवाई है। क्यों प्रीवियस ईयर बोल रहे हैं? क्योंकि प्रीवियस ईयर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी इनकम हम 16-17 में एसेस करेंगे। तो ऐसे जब करेगा तो किस साल की कर रहा है? पिछले साल की, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? प्रीवियस ईयर। और ये क्या हो गया? असेसमेंट ईयर। अब मानते हो ना, प्रीवियस ईयर की इनकम किस साल एसेस होगी? नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। अग्रीड? तो पीवाई, एग्जैक्टली पीवाई का फिर रिलेवेंसी क्या है सर? वो भी मैं दिखाता हूं। पीवाई का मतलब होता है द ईयर इन विच इनकम अक्रू। अक्रू मतलब जनरेट। जिस साल इनकम जनरेट होती है उस साल को हम क्या कहेंगे बेटा? प्रीवियस ईयर। द ईयर इन विच इनकम एसेस। देखो अभी सितंबर आ गया ना, 30 सितंबर आ रहा है, 30 सितंबर को रिटर्न फाइल होता है। 30 सितंबर 2016। तो मुझे बताओ 30 सितंबर 2016 को कौन से साल का रिटर्न जमा हो रहा होगा? 14-15। 31 मार्च 2015 को जिसका बुक्स खत्म हुआ होगा, यानी कि 14-15 के इनकम एसेस हो रही होगी। अभी सब चार्टर्ड ऑफिस लगी होगी सितंबर एंडिंग। क्यों? क्योंकि 15 का लास्ट डेट होता है सितंबर 2016 को रिटर्न जमा करने का। ठीक, नहीं जमा होगा तो क्या होगा? कोई कुछ नहीं होगा यार, घबराने की क्या बात है, बाद में हो जाएगा। क्योंकि असेसमेंट ईयर तो अभी बाकी है, 31 मार्च 2017 तक बाकी है। 17 तक हो जाएगा, खाली छोटा मोटा इंटरेस्ट देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, लेट फाइलिंग होती है। सर 17 खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा यार, उसमें भी क्या हो जाएगा? उसके बाद इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, 5,000 का पेनल्टी भी लगाएगा गवर्नमेंट। सर पेनल्टी उसके बाद भी करे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा यार, 3 साल से 7 साल की सजा हो जाएगी, प्रोसिक्यूशन हो जाएगा। यानी कि ऐसे प्रोसेस है। पहला प्रीवियस ईयर की इनकम को कैलकुलेट करो, कब? नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर। फिर आपने इनकम को कैलकुलेट करके रिटर्न जमा करो। टाइम आ गया जुलाई और सितंबर। जुलाई सितंबर में 1 जुलाई जा चुका है, सितंबर लास्ट आ रहा है। सितंबर में रिटर्न नहीं जमा किया तो क्या होगा सर? रिटर्न मतलब एक फॉर्म होता है जिसमें आप अपने आप को डिस्क्लोज करते हो, मेरी इनकम कितनी है, डिपार्टमेंट को डिस्क्लोजर देना है। तो आपने रिटर्न जमा किया, नहीं किया तो क्या होगा सर? इंटरेस्ट लगेगा। और इंटरेस्ट सर देंगे, तैयार है सर। क्या है? 1,000 रुपया का टैक्स, 1,000 रुपया टैक्स है और 10 रुपया एक महीना में कितना लगा? 10 रुपया तो टैक्स लग रहा है, दो भाई। फिर मार्च आते आते क्लाइंट बोला सर रिटर्न जमा करो। चार्टर ने कहा आप क्यों? 10 रुपया दे देना टैक्स ना सर, मार्च तक नहीं किया तो पेनल्टी लग जाएगी 5,000 की। ओ, तो मार्च तक के बाद करोगे तो पेनल्टी, और पेनल्टी के बाद प्रोसिक्यूशन की भी सजा है। पेनल्टी इंटरेस्ट जो लगता है वो 234 ABC में लगता है, पेनल्टी जो लगती है 271F में लगती है, और प्रोसिक्यूशन जो होता है वो 276 CC में होता है। इस तरीके से ये टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन, जितना पाप करोगे उतना ज्यादा भोगोगे, बस सीधी बात। इसलिए बेटा सितंबर तक जैसा भी हो, कैसे भी हो, रिटर्न जमा कर देना। सर जी गलत सलत भी कर देना ना यार, उसको क्या पता चलता है गलत सलत क्या है। करने के बाद 2 महीने बाद सही कर लेना सब कुछ। बोले हाँ सर सही कर लेना, हाँ फिर से नया रिटर्न फाइल कर देना। बोला सर मुझे रिवाइज करना है, जो मैंने किया था उसमें गलतियां हो गई थी, रिवाइज करना। गवर्नमेंट उसका भी मौका आपको देता है, इसलिए जल्दी से जल्दी रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। फिर भी मार्च के बाद नहीं करना, क्योंकि मार्च के बाद पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन के प्रावधान आ जाते हैं। इसलिए आज से आपसे पूछे, अब सुनो, फिनांस एक्ट 2015 15-16 के लिए एप्लीकेबल है। यानी कि जो लोग मई और जून 2016, नवंबर एंड दिसंबर 2016 में एग्जाम देंगे उनके लिए यही रहेगा। जो आप पढ़ोगे, जो चीज भी पढ़ोगे उसमें उसके बाद एक फुल स्टॉप भी नहीं होगा दिसंबर तक। तो यू आर राइट नाउ इन 2015। कई लोग होते हैं मई में तो एग्जाम देते हैं, चलो समझ में आ गया, बच्चा बोला कि जो पढ़े। क्या होता है बाई चांस मई या जून में नहीं होता, लड़का नवंबर दिसंबर में होता, सबसे पहले उसके दिमाग में आता यार अमेंडमेंट हो गया,
अब अमेंडमेंट हो गया तो कहीं पे 1500 रुपया फीस देके जा रहा है, कहीं पे 1000 रुपया फीस देके जा रहा है, एक क्लास 500 रुपया फीस देके जा रहा है। बेटा क्या जरूरत है? क्योंकि तुम जो अभी पढ़ोगे वो दिसंबर तक के लिए एप्लीकेबल है। दिसंबर तक कोई भी अमेंडमेंट हो जाए आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आपके लिए फिनांस एक्ट 2015 है। दैट्स ऑल। यानी कि अभी जो पढ़ोगे टिल दिसंबर तक निष्फिक्र होके तुमको यही पढ़ना है। दुनिया इधर से उधर हो जाए चेंज नहीं हो सकता है। हाँ, अगला बार फिर बजट निकलेगा, फिर लड़का बोलेगा 2016 में बजट निकलेगा, वो कौन सा निकलेगा बेटा? फिनांस एक्ट 2016। अगर मैं 16 बोलूं तो कौन से साल के लिए? 16 और 17। 16-17 मतलब मई 2017 में जो एग्जाम देंगे उनके लिए एप्लीकेबल होगा, आप लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। आईडीटी में थोड़ा बहुत एप्लीकेबिलिटी आती है, डीटी में एप्लीकेबिलिटी नहीं आती। तो पीवाई इज द ईयर इन विच इनकम अक्रू एंड एवाई इज द ईयर इन विच इनकम इज असेस्ड। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आएंगे ना बेटा, जब मटेरियल पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे, अभी तो सीखना है खाली। तो हमने एक स्टेटमेंट बनाना है अपने को। स्टेटमेंट ऑफ क्या चीज का बेटा? कंप्यूटेशन। किसका कंप्यूटेशन हम कर रहे हैं अभी? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। इनकम तो भी टाइम लगेगा, 1-2 क्लास। चलो, ये इतना लिखोगे ना अच्छा नहीं लगेगा। टीचर बोलेगा यार लड़के को आता नहीं। नहीं, हमें आता है। क्यों? हम ऊपर में लिखेंगे ए वाई। क्या लिखेंगे ए वाई में? पी वाई। अभी किस साल के लिए हम चल रहे हैं? 15 एंड 16। ठीक है ना? 15 एंड 16। तो असेसमेंट डेट क्या हो जाएगा बेटा? 16 एंड 17। अभी हमारा पीवाई क्या चल रहा है? 1 अप्रैल 2015 से स्टार्ट हो गया है। अभी आप स्टार्ट हो ही चुका है। खत्म कब हो जाएगा? 31 मार्च 2016। इस साल जो इनकम हम कमाएंगे किस साल कैलकुलेट करेंगे? उसके बाद वाला साल। इसलिए हमेशा कोई भी सम बनाओ सबसे पहले ऊपर में लिखोगे ए वाई 16-17। आप अपने जेएन में डाल लो कि आपके लिए कौन सा साल चल रहा है, 16-17। और पीवाई क्या होगा? 1500। लॉजिक की बात है। आप क्या बना रहे हो? टैक्स लायबिलिटी। ठीक। तो सबसे पहले टैक्स लायबिलिटी के कैलकुलेशन में आपको क्या लिखना पड़ेगा? टैक्सेबल इनकम। वो तो पहले पेज से टन के आएगी, आप निकालोगे तभी होगा वो। इसके ऊपर आप निकालोगे टैक्स लायबिलिटी। निकाल लिए सर? जो अभी तक आप निकाले कई सारे 3 इनकम में आपने निकाला। अब ध्यान से देखना, एड एडुकेशन सेस। सेस मतलब होता है एक्स्ट्रा लेवी। सेस का अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट इज सेस, तो आप बोलेंगे बेटा क्या? एक्स्ट्रा चार्ज या एक्स्ट्रा लेवी। गवर्नमेंट अपने देश के एडुकेशन को सुधारने के लिए हर बंदे से कुछ एक्स्ट्रा लेता है। सुधरा नहीं सुधरा, पर गवर्नमेंट का बैलेंस सुधर गया। एडुकेशन कहां सुधरा है? आज भी प्राइमरी और गवर्नमेंट स्कूल जैसे है वैसे करोड़ों रुपया जाता है, करोड़ों अरबों रुपया यहां कलेक्शन होता है। कोई भी ऐसी चीज हमारे इंडिया में नहीं है, ऐसा कोई टैक्स है जिस पे उस पे ये नहीं लगता। तो सोचो किस लेवल तक ये पैसा जमा हो गया। और गवर्नमेंट स्कूल जैसी थी आज भी वैसी है। एडुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 2% ऑन किसके ऊपर? टैक्स लायबिलिटी के ऊपर। लग गया? जानते हो बेटा, ये जो आया था ये फिनांस एक्ट 2004 में लाया गया था। एडुकेशन सेस था 2004 में फिनांस एक्ट में लाया गया था। चिदम्बरम साहब तो लेके आए। यहीं पे खत्म नहीं होता पिक्चर। इसके बाद उनको शांति नहीं हुई, फिर और लगाया। देखो, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस।
एट द रेट ऑफ कितना परसेंट? 1%। ये जो आया बेटा, ये फिनांस एक्ट 2007 में गवर्नमेंट लेके आई। इसको आज से बोलेंगे ईसी और इसको हम बोलेंगे SHEC, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। ऐसे भी आज के बाद आप 2% नहीं करेंगे, सीधा क्या लिखेंगे? एसी एट द रेट ऑफ 3%, क्योंकि ये भी किसके ऊपर निकलता है? टैक्स लायबिलिटी पे। तो डायरेक्ट टैक्स में अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं होती, एक साथ 3% भी लिखोगे तो डायरेक्ट टैक्स अप्रूव करता है। इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत जोर है, इनडायरेक्ट टैक्स में अलग अलग, डायरेक्ट टैक्स में साथ में भी दिखेगा। क्या यही देना? ना सर ना, अभी पिक्चर बाकी है। इसके बाद यहां से हम लेते हैं TDS, सुने हो? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एडवांस टैक्स, वो टैक्स जो आपने पहले ही दे दिया है, जो दे दिया वो तो माइनस कर दो। अब जो आएगा बेटा वो आएगा नेट टैक्स पेबल। अब ये गवर्नमेंट को आप जाके जमा कर दो। आज के बाद खाली टैक्स लेवल में नहीं निकालो, क्या निकालोगे? एड एडुकेशन सेस भी हर सम में करोगे। उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो ठीक, नहीं तो वहीं पे खत्म करो सम को। हटाऊं? हटा दूं? चलिए, फिनांस एक्ट 2013, 2 साल पहले की बात है। फिनांस एक्ट 2013 ने, जब चिदम्बरम या पन्ना बाबू थे, पन्ना बाबू के बाद पीसी, पहले तो पन्ना बाबू थे ना हमारे फिनांस मिनिस्टर बीच में, फिर उनको प्रेसिडेंट बना के इनको लाया गया चिदम्बरम साहब को। चिदम्बरम साहब ने एक बहुत अच्छा प्रोविजन हम लोगों के लिए बनाया, हमारे लिए, आपके फिनांस एक्ट 2013। उन्होंने कहा कि अगर कोई एक इंडिविजुअल है, कौन है? एक इंडिविजुअल, और वो उस इंडिविजुअल की जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख रुपए या 5 लाख रुपए से कम है, तो हम उसको एक एक्स्ट्रा फायदा देने वाले हैं। अच्छा, देखते हैं। तो उन्होंने इस एक्स्ट्रा फायदे का नाम रखा रिबेट। फायदा मतलब बेटा रिबेट होता है। इस रिबेट को सेक्शन में डाला 87A, ठीक, और कंडीशन बनाई। कंडीशन नंबर 1 क्या बनाई?